स्कूटर्स ना सिर्फ मम्मी पापा दादा दादी के लिए कन्वीनियंस के लिए जाने जाते थे, लेकिन फिर एंटॉर्क आया और उसने वो बदल दिया। उसने दिखाया कि एक स्कूटर भी स्पोर्टी और इमोशनल चॉइस हो सकता है, और वाकई वो सेगमेंट का सबसे स्पोर्टी स्कूटर बन गया था। और अब जब स्कूटर्स और बड़े होते जा रहे हैं, 160 175 सीसी के होते जा रहे हैं, एंटॉर्क लौट आया है एज द 150 अपना स्पोर्टी टैग रिटेन करने के लिए। तो क्या ये सिर्फ एक रेगुलर एंटॉर्क है बड़े इंजन के साथ, या वाकई ये एक बड़ा और बेहतर एक्सपीरियंस भी डिलीवर कर सकता है? चलिए आज यही पता लगाते हैं इस रिव्यू में। एंटॉर्क 150 की डिजाइन की मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। हुआ ये कि होसूर की इस टीवीएस की फैक्ट्री में एक दिन रात को एक हैंगर में एंटॉर्क 125 और टीवीएक्स एक्स साथ रह गए थे। जब इंजीनियर सुबह आए तो चौंक गए ये देख के कि वहां पे 2 नहीं बल्कि 3 स्कूटर्स खड़े थे, और तीसरा था ये एंटॉर्क 150। वाकई ये जो डिजाइन है ना, ये डेफिनेटली उन दोनों को मर्ज करके ही बनाया गया है। पीछे से ये वही अपना पुराना एंटॉर्क लगता है, लेकिन सामने से इसमें टीवीएस एक्स की बहुत सारी खूबियां हैं। सामने से अब इसका डिजाइन बहुत ही शार्प और एग्रेसिव है, और ये जो एरो नोज इसको दी है ये काफी सूट करती है। ऊपर से अब इसमें साइड में विंगलेट्स भी दे दिए गए हैं, तो और भी ज्यादा स्पोर्टी लगते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट डिजाइन का पार्ट सामने है ये 2 चीजें। पहले तो आ जाती हैं ये क्वाड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, जो कि बहुत ही कूल लगते हैं। ये कितने यूजफुल है, इल्यूमिनेट कितना अच्छा करेंगे ये तो भाई रात को चला के पता चलेगा, लेकिन दिखने में डेफिनेटली बड़े कूल हैं। और फिर ये नीचे की तरफ जो डीआरएल दिए गए हैं, जो इंडिकेटर्स भी हैं, वो इसी के अंदर इंटीग्रेट करे गए हैं, तो ये भी बहुत कूल लगते हैं। अगर मैं व्हील्स और टायर्स की बात करूं तो ये एग्जैक्टली सेम एंटॉर्क वाले ही आ जाते हैं। इनफैक्ट ये जो व्हील्स का डिजाइन है ये भी सेम एंटॉर्क एक्सटी वाला ही है, लेकिन हाँ, इस स्कूटर के साथ ये जो इन्होंने कलर्स इसमें डाले हैं वो बड़े कूल लगते हैं। और फिर आता है एक स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल जैसा ये नेकेड हैंडल बार, जो भी बड़ा स्पोर्टी लगता है। और इसके साथ आ जाते हैं ये बिल्कुल नेकेड और एक्सपोज ब्रेक लीवर्स, जो वाकई एक मोटरसाइकिल की याद दिलाते हैं। सामने से अगर इसकी पूरी प्रोफाइल को देखें तो आपको याद होगा बचपन में जो लोग स्टंट किया करते थे स्कूटर्स पे, वो सामने से हैंडल बार का कवर हटा के उसको कुछ ऐसा दिखाते थे, और अब ये स्कूटर वैसा ही दिख रहा है। साइड से अगर इसको देखेंगे ना तो समझ में आने लगेगा कि हाँ, ये एक एंटॉर्क ही है। खासकर ये जो साइड का सेक्शन है और ये जो सीट है, ये बिल्कुल पुराने स्कूटर जैसी ही लगती है, लेकिन इसमें भी चेंजेस जरूर करे गए हैं उसको थोड़ा हटके बनाने के लिए, थोड़ा और स्पोर्टी बनाने के लिए। अब नीचे का सेक्शन, जैसे कि ये एग्जॉस्ट और ये फैन रेड कलर वाला, ये तो सेम एंटॉर्क जैसा ही लगता है, लेकिन जो ऊपर का पैनल है इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया गया है। अब इसके अंदर साइड में एक पैटर्न भी डाला गया है, और अलॉय व्हील से मैचिंग एक पैनल यहाँ साइड में भी मिल जाता है, जो काफी स्पोर्टी लगता है। अगर आपके पास भी एक एंटॉर्क 125 है, जैसे कि मेरे पास है, मेरे पास एक्चुअली 2 है, तो आप ये क्विकली पकड़ लोगे कि ये जो सीट है, ये जो साइड के पैनल्स हैं, ग्रैब रेल्स हैं, और जो फ्यूल फिलर के आसपास का एरिया है, ये एग्जैक्टली सेम है। और टीवीएस को यहाँ पे भी थोड़ा बहुत चेंज तो करना चाहिए था। पीछे से काफी हद तक एक रेगुलर एंटॉर्क जैसा ही लगता है। हाँ, डेफिनेटली ये जो टेल लैम्प्स हैं ये भी नए हैं, लेकिन अभी भी वो फाइटर जेट स्टाइल जो एग्जॉस्ट वेंट्स हुआ करते थे फेक वाले, वो अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। एंटॉर्क 150 में आपको ये 4 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, और ऑनेस्टली इन चारों में से मुझे कोई भी ज़्यादा खास पसंद नहीं आया है, लेकिन अगर फिर भी मुझे एक लेना होता तो मैं डेफिनेटली ये रेड और ग्रे ही लेता। अगर ये कुछ फुल वाइट में ऑप्शन आता या फिर फुल ब्लैक में अगर आता तो ज़्यादा बेटर लगता। एंटॉर्क 125 भी एक स्पोर्टी स्कूटर तो था, लेकिन एटलीस्ट वो कोशिश तो करता था सुशील दिखने की, फैमिली में बाकी लोगों को भी पसंद आने की। 150 को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये प्रॉपर्ली एग्रेसिव और स्पोर्टी स्कूटर है, और उन्हीं लोगों को पसंद आने वाला है जो बिल्कुल क्राउड से हट के दिखना चाहते हैं। इसके अंदर वो एक स्पोर्ट्स बाइक वाली अपील है जो आपको मार्केट में और किसी भी और स्कूटर में मिलने नहीं वाली। तो भले ही आपके फैमिली वालों को पसंद आए या नहीं आए, अगर आप ये लेते हो ना तो आप इसमें बिल्कुल हट के दिखोगे। अगर आपको एंटॉर्क 150 पसंद आ रहा है तो फटाफट जाइए BikeDekho.com पे, क्योंकि वहां पे इसकी सारी जानकारी मिलती है, इंक्लूडिंग आपकी सिटी के ऑन रोड प्राइसेस और करंट ऑफर्स। और अगर आपको इसकी टेस्ट राइड चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली उस वेबसाइट से ही बुक कर सकते हैं। तो कर क्या रहे हैं, जल्दी जाइए। सेफ्टी फीचर्स में टीवीएस ने कोई भी कटौती नहीं करी है। इनफैक्ट सामने की तरफ, क्योंकि अब ये 150 सीसी स्कूटर है, इसमें एबीएस आना मैंडेटरी है, तो वो तो ऑफकोर्स आ ही गया है, लेकिन पीछे की तरफ उन्होंने एक ट्रैक्शन कंट्रोल भी डाला है। तो अगर आप किसी रेस में या किसी वेट सर्फेस में जाके पूरा थ्रॉटल खोलते हैं तो व्हील स्लिप नहीं होगा और स्कूटर सेफ रहेगा। फीचर्स के मामले में पुराने एंटॉर्क के मुकाबले ये एक प्रॉपर जंप फील होता है। इसमें काफी सारे फीचर्स तो मोटरसाइकिल से लेके दिए गए हैं।
शुरुआत करते हैं इस पूरे नए हैंडल बार सेटअप के साथ, जिसके अंदर अब आपको एक 5 इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी देखने को मिल जाता है। और ये कंसोल जो है ये बड़ा ही स्पेशल है। सबसे पहले इसके अंदर एक एम्बेडेड सिम आ जाता है, तो आपको कनेक्टेड फीचर्स भी मिल जाते हैं। आप रिमोटली अपने फोन के थ्रू पता लगा सकते हैं कि इसकी लाइव लोकेशन क्या है, इसके अंदर कितना फ्यूल बचा है, आपने क्या टॉप स्पीड हिट करी है। इनफैक्ट आप इसको घर के एलेक्सा से भी पेयर करके सारे सवाल उससे भी पूछ सकते हैं। और उतना ही नहीं, इसके साथ अपना फोन भी पेयर कर सकते हैं, जिसके साथ आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल एंड SMS अलर्ट्स और साथ साथ में म्यूजिक कंट्रोल ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ वहीं पे ना खत्म नहीं हो जाती। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ना, ये सेम वही है जो अपाचे RTR 310 में आपको मिलती है और इसका ब्राइटनेस और लेआउट शानदार है। ये धूप में भी इसको देखने में कोई दिक्कत नहीं आती। बीच के अंदर जो स्पीड है वो भी बढ़ी है, तो पढ़ने में दिक्कत नहीं आती है। और फिर इसके अंदर नीचे जो विजिट्स आ जाते हैं, आप उनको पूरी तरीके से अपने लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। कहाँ आपको ओडोमीटर चाहिए, कहाँ ट्रिप चाहिए, कहाँ पे आपको टॉप स्पीड डिस्प्ले चाहिए, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। इनफैक्ट ये जो आप स्विच गियर देख रहे हैं, ये भी सेम अपाचे RTR 310 से ही बोरो किया गया है और इसको यूज़ करना भी काफ़ी आसान है। अगर आप इसमें जाएंगे तो आप सारी सेटिंग्स में भी जा सकते हैं। प्लस इसकी एक खास बात और ये भी है कि इसमें आपको अडैप्टिव ब्राइटनेस और डे एंड नाइट मोड भी मिल जाता है। तो जब अगर रात होने लग जाती है तो पहले इसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है और जब अंधेरा हो जाता है तो ये अपने आप ही व्हाइट से हटके ब्लैक हो जाता है, अपने नाइट मोड में चला जाता है। सिर्फ ये स्क्रीन और स्विच गियर ही नहीं, ये जो ब्रेक लीवर्स है ना, ये भी मोटरसाइकिल से ही लिए गए हैं और इनके अंदर एडजस्टमेंट भी मिल जाता है। अब ये एडजस्ट क्या करता है, ये मतलब कि अगर आप अपने ब्रेक लीवर को थोड़ा और दूर चाहते हो या थोड़ा अपने पास जाते हो, तो ये जो रोटरी डायल्स हैं, इनकी मदद से आप वो चीज़ सेट कर सकते हो। फीचर्स और प्रैक्टिकलिटी स्कूटर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं और शायद एंटॉर्क 125 इतना फेमस इसलिए हुआ था कि वो परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकलिटी को अच्छे से बैलेंस कर पाता था। कि यहाँ भी वही सीन है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस मंगेटी फंक्शन की स्लॉट के साथ। तो फाइनली अब आप बिना चाबी निकाले सीट को और फ्यूल फिलर कैप को यहीं से खोल सकते हैं। पुराने एंटॉर्क में यहाँ चाबी लगाना पड़ता था, वो बहुत इनकन्वीनियंट होने लग गया था। बात करें स्टोरेज प्लेसेस की, तो आपको यहाँ पे एक 22 लीटर्स का अंडर सीट स्टोरेज मिल जाता है, जो कि लगभग पुराने एंटॉर्क जितना ही है। यहाँ पे एक लैपटॉप बैग फिट आ सकता है। बड़ा बैग हुआ तो उसको रखने में दिक्कत आएगी। अगर आप हेलमेट रखने वाले हैं तो फुल फेस हेलमेट यहाँ बिठाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हाफ फेस हेलमेट यहाँ पे आराम से बैठ जाता है। तो ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी में इन टर्म्स ऑफ दिस अंडर सीट स्टोरेज कोई भी बड़ा स्टेप अप नहीं आया है। अभी भी आपको यहाँ पे USB लाइट तो मिल ही रही है, लेकिन जो बूट लाइट हुआ करती थी एंटॉर्क में वो चली गई है। जो आपको एडिशनल मिलता है ना, वो है सामने की तरफ ये एक ओपन स्टोरेज। ये स्कूटर्स के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है कि यहाँ क्विकली आप अपना कोई भी सामान रख सकते हैं, ग्लव्स रख सकते हैं, फ़ोन वगैरह अगर छोटी जर्नीज में रखना है, क्विकली रखना है तो वो भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये एक बहुत यूजफुल एडिशन है और एंटॉर्क में इसका बड़ा काम भी आने वाला है। फ्लोर बोर्ड पे स्टोरेज भी आपको एग्जैक्ट सेम एंटॉर्क वाली ही मिलने वाली है। यहाँ पर पैर रखने के लिए तो अच्छी से जगह मिल जाती है, लेकिन अगर आपको कोई बैग यहाँ पे रख के लेके जाना है तो उसके लिए थोड़ी जगह कम है। और सेम एज दी एंटॉर्क आपको अभी भी यहाँ पे एक बैग हुक मिल जाता है। एंटॉर्क की सीट हाइट हमेशा से अप्रोचेबल रही है और यहाँ पे भी वो सेम मामला मिल जाता है। क्योंकि ये सीट आगे से थोड़ी नैरो है, आप आराम से पैरों को नीचे पहुंचा सकते हैं। मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंचेस और इस पे बैठे हैं मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती। इनफैक्ट ये स्कूटर अपने फीट पे बहुत लाइट भी फील करता है, तो इसको कहीं पार्किंग लॉट में मूव करना हो, कहीं निकालना हो, तो ये काम सारा आसानी से हो जाएगा और आपकी फैमिली में कोई भी कर रहा हो उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। राइडिंग पोस्चर में थोड़ा सा चेंज आया है कि जो सीट और फ्लोर बोर्ड है ये तो सेम है, लेकिन हैंडल बार चेंज हो गया है। अब ये थोड़ा आपसे दूर है, थोड़ा वाइड है, तो आप एक अच्छे और कमांडिंग स्टैंस के साथ बैठते हैं। और क्योंकि अब ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इतना छोटा सा है, तो जैसे एक नेकेड बाइक पे बैठने वाला फील होता है ना, वैसा प्रॉपर ये फील हैंडल बार देता है। और अच्छी बात यह है क्योंकि ये थोड़ा ऊपर भी है, तो अब लॉक टू लॉक भी अगर आप जाएंगे तो ये आपकी नीज से नहीं टकराने वाला। पिलियन के लिए भी आपको सेम ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है। जो सीट है वो थोड़ी वाइड है, तो वहाँ पे बैठने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सीट बहुत लॉन्ग नहीं है, तो अगर कोई लंबा पिलियन आके पीछे बैठा होगा तो आपको थोड़ा चिपक के ही बैठना पड़ेगा। फुटपैक पोजीशन भी सेम है, आप नेचुरल तरीके से बैठते हैं। अच्छी बात यह है कि आप फुटपैक्स के ऊपर भी एक रबर कोटिंग मिल जाती है, तो ग्रिप बेटर है। इस बड़े एंटॉर्क के अंदर जो 150 सीसी इंजन आया है ना, वो वही 125 सीसी इंजन को ही बोर और स्ट्रोक को बढ़ा करके बनाया गया है। तो टेक्निकली ये इंजन अभी भी काफ़ी सिंपल रहने वाला है। ये कोई लिक्विड कूल्ड इंजन नहीं है जैसे कि एरोक्स में आता है या फिर ज़ूम 160R के अंदर आता है। अगर मैं बात करूँ पावर डिलीवरी की, तब वहाँ पे लेकिन इसके कैरेक्टर में थोड़ा चेंज आया है। एंटॉर्क 125 फेमस था अपने रैंटी नेचर के लिए। थ्रॉटल दो पर करता हुआ एक्सेलरेशन देता था, क्विक पावर आती थी, स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन आता था। वो जो एक कैरेक्टर था ना, वो पंची कैरेक्टर, वो थोड़ा इस स्कूटर से मिसिंग है। जब आप इसमें थ्रॉटल देते हो तो पावर तो अच्छे से आती है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो बिल्कुल ही स्मूथ रहता है।
ये एक फास्ट स्कूटर है, नो डाउट, लेकिन वो जो एक पंची एक्सेलरेशन आता था ना, वो इसमें थोड़ा मिसिंग फील होता है। लेकिन अगर आप एक वो चीज़ अपने स्कूटर से नहीं देख रहे हो, आप वो नहीं ढूंढ रहे हो कि थ्रॉटल देते ही पावर जोर से आनी चाहिए, तो फिर आप इस स्कूटर को एंजॉय करने लगोगे। जैसे कि मैंने कहा, ये एक फास्ट स्कूटर है। 20-30 से जब आप थ्रॉटल देते हो तो स्मूथली स्पीड्स पिक होने लग जाती हैं और बहुत क्विकली स्पीड्स पिक होती हैं। देखते ही देखते आप 80, 85, 90 तक भी एफर्टलेसली पहुंच जाते हो। वाकई जिसका रोल ऑन एक्सेलरेशन है ना, वो बड़ा ही क्विक और सरप्राइजिंग फील होता है। और ये जो एक्सेलरेशन और स्पीड आती है ना, ये बिना किसी ज़्यादा ड्रामा के आती है। 125 का इंजन बहुत हार्ड वर्क करता था 85-90 तक पहुंचने में, जहां पे ये एफर्टलेसली पहुंच जाता है। तो ऐसा नहीं लगता कि इंजन बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रहा है या स्कूटर किसी स्ट्रेस में है, ये बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर ये स्पीड्स करता है। और ये जो कैरेक्टर है ना स्कूटर का, ये इसको हाईवेज पे बहुत हेल्प करने वाला है। आराम से ये 90-95 पे भी क्रूज कर सकता है। इनफैक्ट आज हमने एक इंडिकेटेड इसके ऊपर 106 kmph भी हिट किया। टीवीएस के इस होसुर वाले टेस्ट ट्रैक के ऊपर ये स्कूटर चाहिए तो इंडिकेटेड 110 तक भी पहुंच सकता है। लेकिन वो जो हमने 105, 106 हिट किया है ना, वो जब हमने वी-बॉक्स के साथ देखा, जब सैटेलाइट वाले डेटा के साथ देखा, तो पता चला कि स्कूटर ने सिर्फ 95 kmph हिट किया था। तो वहाँ पे ऑलरेडी 10 kmph का डिफरेंस आ गया है। तो रियलिस्टिकली इसको 100 तक पहुँचाने के लिए आपको कम से कम 110 पे तो लेके ही जाना पड़ेगा। स्कूटर के साथ आपको 2 राइड मोड्स दिए गए हैं, एक है स्ट्रीट और एक है रेस। अब इनमें फ़र्क ज़रूर पड़ता है। जब आप किसी को ओवरटेक करने के लिए जा रहे होते हो, फुल थ्रॉटल खोलते हो, तो रेस के अंदर आपको वो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिलता है क्विकली किसी को ओवरटेक करने का। जो स्ट्रीट मोड है वो भी काफ़ी यूजेबल है। सिटी के अंदर आपको रेस में जाने की वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, लेकिन अगर आपको थोड़ा फन करना है, थोड़ा और फास्ट जाना है, तो वहाँ पर वो रेस मोड काम में आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आपको टीवीएस का आईगो इलेक्ट्रिक असिस्ट भी मिल जाता है, जो हमने पहले जुपिटर में देखा था। वो ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके अंदर एक इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर दिया गया है जो थोड़ी एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो जब आप फुल थ्रॉटल देके किसी को ओवरटेक करने की कोशिश करते हो, तो वो आपको एक थोड़ा सा स्पीड में बूस्ट देता है, थोड़ा सा आपको फास्टर एक्सेलरेशन मिल जाता है वो ओवरटेक कंप्लीट करने के लिए। लेकिन ओवरटेक कंप्लीट करने के बाद वो आईगो असिस्ट चला जाता है और अगर आपको उसको रिवाइव करना है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ध्यान रखना कि ये जो आईगो बूस्ट है, ये सिर्फ आपको रेस मोड में ही मिलता है। और अगर आप स्ट्रीट मोड में है तो आपको ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप इसमें मिल जाता है, लेकिन वो आप काफ़ी ट्यून कर सकते हो। कितने टाइम बाद गाड़ी बंद होगी वो आप एक्चुअली सेटिंग्स में जाके सेट कर सकते हो। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि ये स्कूटर आपको पसंद आएगा या नहीं। अगर आपको रैंडी परफॉर्मेंस चाहिए, आपको ड्रामा चाहिए अपनी राइड के अंदर, तब ये थोड़ा ठंडा फील हो सकता है। लेकिन अगर आपको स्मूथ एक्सेलरेशन, हाई स्पीड ज़्यादा पसंद आती है, एफर्टलेस एक्सेलरेशन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो फिर ये आपको बहुत पसंद आएगा। इसको आज भी हैंडल करने में मज़ा आता है। एंटॉर्क की जो स्टेबिलिटी थी, जिस तरीके से वो लीन करता था, जितना फ्लिकेबल वो फील होता था, वो उसकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी और वो सब कुछ यहाँ भी एग्जैक्टली सेम मेंटेन्ड है। तो अगर आपको ट्रैफिक में फास्ट जाना पसंद है, आप फटाफट गाड़ियों में बम्पर के पीछे काटते हुए अपना स्कूटर लेके जाते हो, तो वो काम इसमें बहुत ही आसानी से हो जाएगा और काफ़ी कॉन्फिडेंट भी ये फील करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर किसी हाई स्पीड पे भी आप स्कूटर को लीन कर रहे हो, जा रहे हो, तो ये बहुत ही स्टेबल रह के लीन करता है। अगर थोड़े गड्ढे वगैरह भी आ जाते हैं, बम्प्स आ जाते हैं, तो ये थोड़ा मूव करना शुरू कर देता है, लेकिन तब भी कंपोज रहता है और कॉन्फिडेंट रहता है। तो वाकई आज भी ये बहुत ही एक फन हैंडलिंग स्कूटर है। कंफर्ट, हाँ, आप पीछे वो ट्रैक देख रहे हो, वो टीवीएस का ऑफिशियल टेस्ट ट्रैक है जिसमें एक भी गड्ढा नहीं है। वहाँ पे हमने ये स्कूटर चलाया, सिर्फ वहीं पे। तो कंफर्ट के बारे में मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है कि ये कैसा होने वाला है। इसको ज़रूर हम पुणे की सड़कों पे टेस्ट करना चाहेंगे, तो आपको रोड टेस्ट में पता चल जाएगा। एंटॉर्क 150, इसको समझने के लिए ना आपको 2 बातें पहले समझनी पड़ेंगी। पहली चीज़ ये कि इसका जो एक्सपीरियंस है ना, वो 125 सीसी एंटॉर्क से काफ़ी सिमिलर है। हाँ, फ्रंट से तो ये अलग दिखता है, लेकिन साइड से और पीछे से नहीं। फिर इसमें फीचर्स तो काफ़ी सारे आ गए हैं, लेकिन स्टोरेज और प्रैक्टिकलिटी ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम है। और हाँ, परफॉर्मेंस में ये बेहतर है, लेकिन ज़्यादा मैच्योर हो गया है, फास्ट हो गया है। वो फन और रैंटी नेचर जो था, वो इससे थोड़ा चला गया है। तो अगर आप ऑलरेडी 125 सीसी एंटॉर्क ओन करते हैं, तो इसका जो एक्सपीरियंस है वो कोई ज़्यादा स्टेप अप नहीं होने वाला और आपको एक अपग्रेड के लिए पुश नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस एंटॉर्क में कोई भी कमी है। दूसरी बात, ये एक शानदार स्कूटर है, सड़क पे ऐसा और कुछ भी नहीं दिखता। फिर इसके जो फीचर्स हैं वो भी बड़ी बाइक से बोरो करे गए हैं, और जो इसका परफॉर्मेंस भी है ना, वो प्रॉपर्ली स्पोर्टी और फास्ट है, तो इसको चलाने में भी आपको मज़ा आने वाला है। और स्टोरेज और प्रैक्टिकलिटी इसमें इतनी है कि डेली टाइम पे तो आपको इसकी ज़्यादा कमी फील नहीं होने वाली है। तो अगर आप अपना पहला एक स्पोर्टी स्कूटर लेने का सोच रहे हो, तो इसको ज़रूर कंसिडर करो, क्योंकि आज अगर मेरे पास भी ये चॉइस होती कि मैं 125 एंटॉर्क ले सकता था और एक 150 एंटॉर्क ले सकता था, तो मैं यही लेता।